हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रूस की क्रांति। ये विषय हम पढ़ते हैं एमए प्रीवियस। ये आपका सेकंड पेपर है। रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। जिस प्रकार अन्य क्रांतियाँ विश्व में हुई, जैसे चाहे वो अमेरिका की क्रांति हो, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे वो औद्योगिक क्रांति हो, उन्हीं के साथ साथ एक महत्वपूर्ण क्रांति है रूस की क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति ने हमें स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व की भावना का संदेश दिया। वही रूसी क्रांति ने हमें सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में भी समानता का संदेश दिया। इस क्रांति ने मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया और थोड़े ही समय में रूसी क्रांति के विचार विश्व के अधिकांश देशों में फैल गए। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति महत्वपूर्ण थी, उसी प्रकार रूस की क्रांति भी आधुनिक विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1917 की क्रांति ने रूस की निरंकुश जारशाही को समाप्त कर दिया और रूस को सदा के लिए एक साम्यवादी देश बना दिया। 1917 में रूस में दो क्रांतियां हुई थी। एक थी मार्च 1917 में, दूसरी नवंबर 1917 में। ये जो क्रांतियां हुई थी, इससे जो रूस में जो पहली जो क्रांति हुई थी वो मार्च की क्रांति कहलाती है, जिसमें निरंकुश जार को सिंहासन छोड़ना पड़ा। और दूसरी क्रांति जो नवंबर की क्रांति कहलाती है वो बोल्शेविक क्रांति कहते हैं उसे। उसके फलस्वरूप रूस में मजदूर जनतंत्र का उदय हुआ। तो हम देखते हैं कि जो रूस की क्रांति थी वो एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। इससे पहली बार विश्व में एक मजदूर वर्ग की सर्वहारा सरकार बनी। अब हम देखते हैं कि कोई भी जो क्रांति होती है उसका कोई एक परिणाम नहीं होता या वो तात्कालिक घटना नहीं होती, अपितु उसके पीछे अनेक वर्षों से धीरे धीरे अनेक कारण बनते चले जाते हैं जिससे वो घटना घटित होती है। तो हम देखते हैं कि 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसके पीछे भी अनेक कारण विद्यमान थे। जब हम इन कारणों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कारण आता है वो है जारशाही की निरंकुशता। निरंकुश रूस के जो शासक है उसको जार कहा जाता है, जार। निरंकुश मतलब जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो। ठीक है। जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो देखते हैं कि अधिकांश देशों में लोकतंत्र प्रचलित है, या जो राजतंत्र है वो भी निरंकुश नहीं है, वहाँ भी कुछ हद तक अधिकार जनता को दिए हुए हैं। तो निरंकुश होता है कि जिसमें पूरी जो शासन की शक्ति है वो किसी व्यक्ति विशेष में केंद्रित हो। तो ऐसा ही रूस में था। रूस में जार अलेक्जेंडर प्रथम के समय में ही निरंकुश शासन था। उसके बाद चाहे जार अलेक्जेंडर द्वितीय आया हो, जार अलेक्जेंडर तृतीय आया हो, या फिर हम उस काल के जो तत्कालिक जो जार था निकोलस द्वितीय, उसकी बात करें तो देखते हैं कि इन सभी ने कठोर एवं दमनकारी नीति का अवलंबन किया। उसी के शासनकाल में, किसके, निकोलस द्वितीय के शासनकाल में ही 1905 की क्रांति हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी जो निरंकुश था उसमें कमी करने की कोशिश नहीं की। उसने सम्राट का जो अधिकार थे वो बहुत अधिक ज़्यादा थे। उसमें जो वहाँ की ड्यूमा थी, मतलब जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जो संस्था थी, उसको जो सलाह देती थी उसको मानना या नहीं मानना ये सम्राट की इच्छा पर, अर्थात जार की इच्छा पर निर्भर करता था। सम्राट स्वयं अपने कर्मचारियों को नियुक्त करता था, वह उन्हें पदमुक्त भी कर सकता था। सम्राट ही रूस को जल, थल और नभ सेनाओं की सर्वोच्च सेनापति था। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो सारी शक्तियां थी वो किस में केंद्रित हो गई थी, जार में केंद्रित हो गई थी, और वो उनका गलत तरीके से उपयोग करता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण आता है रूसी क्रांति का वो आता है ड्यूमा के प्रभाव को कुचलने का प्रयास। जब रूस की प्रथम क्रांति हुई थी 1905 में, उसके बाद कुछ संवैधानिक कदम उठाए गए थे संवैधानिक सुधार के लिए। उसमें एक प्रथम था कि उस समय ड्यूमा की स्थापना की गई थी। ड्यूमा एक लोकतांत्रिक जनता द्वारा निर्वाचित एक संस्था थी, लेकिन धीरे धीरे इस संस्था को भी क्या कर दिया गया, इसको कुचलने का प्रयास किया गया, मतलब इसके अधिकारों को कम कर दिया गया। पहली डूमा का निर्वाचन मार्च 1906 में हुआ, मई में उसका उद्घाटन हुआ, लेकिन 21 जुलाई को ही डूमा का विघटन कर दिया गया। 5 मार्च 1907 को दूसरी डूमा का अधिवेशन हुआ। यह पहले की अपेक्षा शासन के प्रति अधिक शत्रुतापूर्ण थी, इसलिए जून 1907 में इसका भी विघटन कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद मताधिकार को अत्यंत सीमित कर दिया गया।
1907 में फिर तीसरी बार ड्यूमा का निर्वाचन हुआ। इसमें प्रतिक्रियावादी जमींदारों का बहुमत रहा। यही कारण है कि तीसरी डूमा पूरे 5 वर्ष तक बिना बाधा के चलती रही। 1912 के नए निर्वाचनों में भी अनुदार दल की विजय हुई। तो हम देखते हैं कि तीसरी और चौथी जो डूमा थी वो जार निकोलस की सिर्फ हाँ में हाँ मिलानी वाली संस्था थी, वो उसकी कठपुतली थी एक, ठीक है, इसलिए वो चलती रही। लेकिन जनता पर इसका उल्टा इफेक्ट पड़ा। जनता को लगा कि हमारे अधिकारों को धीरे धीरे कुचला जा रहा है या हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, इसलिए वो क्रांति के पथ पर अग्रसर हुए। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण आता है वह है सामाजिक असमानता। रूस में उस समय 2 प्रकार के वर्ग विद्यमान थे। एक वर्ग था अधिकार युक्त वर्ग और दूसरा था अधिकार विहीन वर्ग। जो अधिकार युक्त वर्ग था वो कौन था? जिसमें सम्राट, जिसे अपन रूस में जार कहते हैं, जार खुद और उसके कृपापात्र लोग, जो कुलीन लोग थे वो उच्च पदों पर नियुक्त थे और उन्हीं के पास सारी जागीरें थी। वो जनता का शोषण करते थे और सारा जीवन अपना भोग विलास में बिताते थे। और दूसरा था आपका अधिकार विहीन वर्ग। जो ये वर्ग था इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। इसके अंदर जो आपके अधिकतर किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग सभी इसी में आते थे और इनको बहुत अधिक शोषण सहना पड़ता था। इसीलिए जो जब क्रांति हुई तो सबसे ज़्यादा जो जार का विरोध किसने किया? इसी निम्न वर्ग ने या अधिकार विहीन वर्ग ने किया। अगला जो कारण आता है वह है किसानों की दयनीय स्थिति। इस समय जो 19वीं शताब्दी, आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और रूस में भी औद्योगिक क्रांति का असर हुआ था और यहाँ भी बहुत अधिक मात्रा में क्या हो गए थे? उद्योग धंधे खुले थे। अब गांवों से शहर की तरफ वही लोग उद्योगों में आए जो किसान, जिनके पास भूमि नहीं थी, अर्थात भूमिहीन किसान यहाँ थे। लेकिन इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ अच्छा व्यवहार उन नगरों में नहीं किया जाता था। इनका वहाँ शोषण होता था। कम किसानों पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे। कोई भी किसान पुलिस की अनुमति के बिना अपना गांव छोड़कर नहीं जा सकता था। किसानों से दरिद्रता निरंतर बढ़ रही थी। तो ये सब क्या हुआ? किसानों का धीरे धीरे क्या हुआ? असंतोष बढ़ गया, क्योंकि उनके पास स्वयं की भूमि भी नहीं थी, वो स्वयं की भूमि के मुखिया भी नहीं थे। इसलिए इसका लाभ एक दल ने उठाया। इन्होंने वहाँ एक समाजवादी क्रांतिकारी दल का गठन किया। कुछ जो युवा नेता थे वो चाहते थे कि इन किसानों के असंतोष को मतलब इस असंतोष को कम किया जाए या किसानों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा किया जाए। तो उन्होंने इस दल का गठन किया और किसानों के अनेक जगह पर क्या हुए? विद्रोह हुए। इसीलिए 1906 में से लेकर 1910 तक कुछ भूमि संधि सुधार भी हुए, लेकिन इससे भी किसानों को कोई सफलता नहीं मिली, ठीक है। और ड्यूमा में भी क्या किया गया था? बाद में किसानों के मताधिकार धीरे धीरे घटा दिए गए थे। तो किसानों को लगा कि जब तक उनकी सुनने वाली कोई सरकार नहीं बनेगी तब तक काम नहीं चल सकता, इसलिए उन्होंने जार का विरोध किया। अगला जो पॉइंट आपका आता है वो है मजदूर वर्ग में असंतोष। मैंने आपको पहले बताया कि अधिकार विहीन जो वर्ग था उसमें मजदूर वर्ग भी था। ये कल कारखानों में जो काम करने वाले व्यक्ति थे, इनकी स्थिति बहुत अधिक दयनीय थी, ठीक है। इनकी मजदूरी इतनी कम थी कि इनका जीवन निर्वाह भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता था। उन्हें गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था जहां उनका दम घुटने लग जाता था। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए वो अपने मालिकों को कुछ कह भी नहीं सकते थे, ठीक है। इसीलिए श्रमिकों का जो असंतोष था वो 1905 की क्रांति में भी रूस में उभरा। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में समानांतर सरकार भी बना दी थी। 1905 के बाद सरकार ने मजदूरों की स्थिति सुधार करने के लिए थोड़े बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वो इतने पर्याप्त नहीं थे कि उनके असंतोष को दूर किया जा सके, ठीक है। इसलिए मजदूरों पर समाजवादी दल का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और मजदूरों का जो आंदोलन प्रारंभ में आर्थिक सुधारों तक सीमित था वह अब राजनीतिक अधिकारों और सुधारों की मांग में परिवर्तित हो गया। अब ये लोग रूस में जारशाही की निरंकुशता एवं पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग का शासन चाहने लग गए थे और इसीलिए ये क्रांति हुई। अगला जो पॉइंट अपन देखते हैं वो जार की रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति मतलब क्या है कि रूस में अनेक अल्पसंख्यक जातियां रहती थी। तो रूस के जार की ये नीति थी कि इन अल्पसंख्यक जातियों को भी रूसी जातियों की तरह एक रूसी जाति में ही कन्वर्ट कर दिया जाए। उनके जो रीति रिवाज थे, उनके जो अधिकार थे, उनको छीन लिया जाए और उनका रूसीकरण कर दिया जाए। तो अलेक्जेंडर प्रथम ने जो नीति अपनाई उसमें पोलैंड में रूसीकरण की नीति अपनाई और पोल लोगों की राष्ट्रीय भावनाओं को दमन करने का प्रयास किया गया।
उसके बाद आगे चल के अलेक्जेंडर तृतीय ने भी यही किया और उन्होंने बाल्टिक क्षेत्र के जो देश हैं एस्तोनिया, लिवानिया, कुरलैंड प्रदेश, इन लोगों को भी उसने दमन किया और उनको रूसीकरण करने का प्रयास किया। इसके अलावा जर्मन लोग, लूथरन चर्च को भी इस नीति का शिकार बनना पड़ा। फिनलैंड के लोगों को भी रूसीकरण की नीति के तहत अत्याचार सहने पड़े और सबसे अधिक अत्याचार तो यहूदियों को सहने पड़े। तो हम देखते हैं कि जो ये रूस के जार की जो नीति चल रही थी वो आसपास की इन जातियों में क्या कर रही थी, विद्रोह के गुण पैदा कर रही थी। वो नहीं चाहते थे कि हमारा रूसी में कन्वर्ट हो जाए। वो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को या स्वाभाविक उनकी जो रिवाज थे उनको बनाए रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसका जार का विरोध किया। अगला जो पॉइंट आपका आता है वो है समाजवाद का विकास। रूस के किसानों और श्रमिकों को जो दयनीय अवस्था थी उसका वहाँ का जो एक समाजवाद का प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1860 के बाद कुछ बुद्धिजीवियों ने समाजवादी विचारधारा का आधार बनाकर एक आंदोलन चलाया और इनको कहा जाता था नारोदनिकी। ये जो नारोदनिकी थे इनका प्रमुख उद्देश्य था किसान जो है उनको भूमि का स्वामी स्वीकार किया जाए। ठीक है, ये उनकी प्रमुख मांग थी। 1883 में रूस में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा और जो अंतिम चरण में समाजवादी दल दो भागों में विभाजित हो गया। एक था क्रांतिकारी समाजवादी दल जो क्रांति के माध्यम से देश में समाजवादी सरकार की स्थापना करना चाहता था और दूसरा था समाजवादी लोकतांत्रिक दल। जो समाजवादी लोकतंत्र दल था ये भी 1903 में दो भागों में बट गया, पहला बोल्शेविक और दूसरा मेंशेविक। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। तो हम देखते हैं कि समाजवाद का भी धीरे धीरे रूस में प्रसार हो रहा था और उसी समाजवादी विचारधारा का परिणाम था कि 1917 की क्रांति हुई और रूस में सर्वहारा वर्ग की स्थापना हुई। अगला जो आपका पॉइंट आता है वो है बौद्धिक क्रांति और क्रांतिकारी साहित्य। हमने सबने पढ़ा है कि जितनी भी विश्व में क्रांतियाँ हुई हैं उनमें बौद्धिक जो एक एस्पेक्ट होता है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो विचारों का भी किसी हर चीज़ में व्यक्ति के क्रियाकलाप में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उस काल में जो रूस में जो महत्वपूर्ण विचारक थे वो थे लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, तुर्गनेव। इन सब की जो रचनाएं थी, उसके अलावा मैक्सिम गोर्की, अंतोन चेखोव, इन सब की कृतियों ने उस काल में जो वहाँ की जनता थी उनमें राष्ट्रीयता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला पॉइंट आपका आता है मध्यम वर्ग। किसी भी देश का जो मध्यम वर्ग होता है उसकी भी उस देश के इतिहास की में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो प्रारंभ में जो मध्यम वर्ग था रशिया का, वो जारशाही के प्रति आस्थावान था, परंतु रूस में जैसे जैसे आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ, लोगों ने ज्ञान ग्रहण किया और पश्चिम के विचारों को पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता समानता की बात देखी, तो उन्होंने जार का विरोध करना शुरू किया और इसी मध्यम वर्ग ने मजदूर वर्ग में जागृति पैदा की। अगला आपका पॉइंट आता है नौकरशाही की अयोग्यता। पीटर महान ने रूस में एक नौकरशाही व्यवस्था की स्थापना की थी, लेकिन निरंकुश शासन के अंतर्गत जो नौकरशाही थी वो योग्य नहीं रह गई थी। जो योग्य व्यक्ति वो तो नौकरशाह बनते नहीं थे, अपितु जो चाटुकार थे, जो जार की चापलूसी करते थे, उनको उच्च पदों पर बिठाया जाता था और वो व्यक्ति सिर्फ अपने भोग विलास में डूबे रहते थे और आम जनता का उत्पीड़न करते थे। और इस नौकरशाही में भी अधिकतर लोग जर्मन थे जिनको रूस के लोगों से कोई लगाव नहीं था। फिर अगला पॉइंट आपका आता है जार निकोलस की अयोग्यता। उस समय जो रशिया का जो जार था वो था निकोलस सेकंड। तो जो जार निकोलस था वो बहुत ही अयोग्य शासक था, मतलब उसमें उसकी महारानी अलेक्जेंड्रा का उस पर बहुत अधिक प्रभाव था। जो अलेक्जेंड्रा थी वो स्वयं निरंकुश शासन की पक्षधर थी और जो अलेक्जेंड्रा थी उस पर एक साधु था ग्रेगरी रासपुतिन, उसका प्रभाव था। समझ में आया? तो जो रासपुतिन था वो अलेक्जेंड्रा को प्रभावित करता था, अलेक्जेंड्रा जार निकोलस को प्रभावित करती थी और ये तीनों निरंकुश शासन को चाहते थे। इसीलिए 1916 में इस रासपुतिन की हत्या कर दी गई थी। तो ये जो जार निकोलस था वो उस समय की परिस्थितियों को नहीं समझ पाया। अगर वो उचित समय रहते कुछ कदम उठा लेता तो हो सकता है शायद ही क्रांति नहीं होती। इसके बाद आता है तात्कालिक कारण। अभी तक हमने जो कारण डिस्कस किए वो इसके मूल कारण थे, ठीक है। इसके बाद कोई भी जो घटना घटित होती है
तो उसका एक तात्कालिक कारण अवश्य बनता है, जिससे वो जो चिंगारी इतने सालों तक जली आ रही होती है, वो धीरे धीरे सुबकती आ रही होती है, वो फट जाती है बम की तरह। तो उसी प्रकार जो तात्कालिक कारण था रूस में, वो था रोटी के लिए लड़ाई। ठीक है, उस समय आपको पता कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियां चल रही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियां चल रही थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्रारंभ में तो रूस की विजय हुई, लेकिन बाद में चल के रूस की धीरे धीरे पराजय हो रही थी, क्योंकि ना तो रसद सामग्री मिल पा रही थी सैनिकों को, ना उनको सैनिक साजो सामान मिल पा रहा था। तो धीरे धीरे भावनाएं भड़क रही थी। उसी समय रोटी की कमी हो गई। 8 मार्च 1917 को मजदूरों ने भूख से व्याकुल होकर पेट्रोग्राड में हड़ताल कर दी। ठीक है, मजदूरों की भीड़ ने सड़कों पर रोटी के नारे लगाने आरंभ किए। दूसरे दिन भी प्रदर्शन हुआ। 12 मार्च को एक क्रांतिकारी घटना हुई और इसमें भी लोग आक्रांत हुए और सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए, नारेबाजी की अराजकता फैल गई। 12 मार्च को भी लोग ताउरीदा प्रसाद में एकत्र हुए। सैनिकों और नागरिकों की भीड़ भी प्रसाद की ओर बढ़ी। दोपहर के समय ड्यूमा ने 12 सदस्यों की एक अस्थायी समिति का गठन कर दिया। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो जनता थी वो भीड़ प्रदर्शन कर रही थी और उनकी भीड़ प्रदर्शन क्या हो रहे थे, बढ़े जा रहे थे। ठीक है, उसी समय श्रमिकों और सैनिकों ने एक पेट्रोग्राड में एक सोवियत का संगठन कर लिया। समाजवादी मुखिया इसका नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने खीदज को सोवियत का अध्यक्ष चुना, परंतु इस बार भी उसने ये पद स्वीकार नहीं किया। वास्तव में वह समाजवादी नीतियों का प्रचार करने के लिए स्वयं को मुक्त रखना चाहता था। अब बात करते हैं हम 14 मार्च की। 14 मार्च को ड्यूमा समिति एवं क्रांतिकारी परिषद ने मिलकर एक अंतकालीन शासन की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष राजकुमार जॉर्ज लोव को बनाया गया। मंत्रियों में एक समाजवादी डिप्टी करेंस्की भी था, जिसे न्याय मंत्री बनाया गया। तो 15 मार्च को निकोलस द्वितीय ने अपने भाई ग्रांड ड्यूक माइकल के पक्ष में राज त्याग दिया। निकोलस अपने पुत्र एलेक्स से दूर नहीं रहना चाहता था। ग्रांड ड्यूक माइकल ने सर्वोच्च अधिकारी बनना स्वीकार नहीं किया और उसने अपना वह अधिकार अंतकालीन शासन को सौंप दिया। इस प्रकार रूस पर रोमानोवों की सत्ता का अंत हो गया। जार और जारीना को उनके बच्चों सहित गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें साइबेरिया निर्वासित कर दिया गया। पेट्रोग्राड की इस क्रांति को पूरे रूस ने स्वीकार कर लिया। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार उस जो मार्च में जो क्रांति हुई उसमें जारशाही का अंत हो गया और वहाँ किसकी सरकार बन गई, वहाँ श्रमिकों और सैनिकों ने एक मिलकर एक सोवियत का गठन कर लिया। तो ये सभी जो कारण बने वो रूस की क्रांति के कारण बने। जब क्वेश्चन आएगा कि रूस की क्रांति के पीछे क्या कारण थे या रूस की क्रांति का उदय हुआ, तो इन सब में हम ये सब कारण इंक्लूड कर सकते हैं कि रूस की क्रांति कैसे हुई, उसके पीछे बौद्धिकता भी जिम्मेदार थी, उसके पीछे मजदूरों किसानों का असंतोष भी जिम्मेदार था, जार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार था और इसके साथ वहाँ का जो सामाजिक ढांचा था वो भी इस योग्य नहीं था, क्योंकि जब आप किसी के अधिकारों को निरंतर छीनते रहोगे तो वो क्रांति के माध्यम से ही उसका क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। ओके, थैंक यू।